विकल्प सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक बहुचर्चित मामले में, जो एक कवि, लेखक और आप कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ भी हैं, वारवरा राव साहब, जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और जो तलोजा जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद हैं, उनको अस्पताल ले जाने का आदेश दिया है। नानावती अस्पताल में वो अब 2 हफ्ते रहेंगे और उसके बाद उनकी सारी जांच पड़ताल होगी। वो काफ़ी बीमार थे, ये खबरें बाहर आई थी। उनके परिवार ने हर जगह इस किस्म की पिटीशन डाली थी और इस मामले पर आखिर में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उनको अस्पताल ले आया गया। ये भी कहा गया आदेश में आज हाई कोर्ट के कि जो अस्पताल में वो हैं अभी 2 हफ्ते, लेकिन उसके बाद वापस ले जाने का फैसला भी कोर्ट के जरिए ही होगा और ये सूचना कोर्ट को दी जाएगी, उन्हें सीधे वहाँ से जेल नहीं ले जाया जाएगा। इधर हमारे कई ऐसे कैदी हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं हाल के 1-2 सालों में। एक और जो एक पादरी स्टैन है, उनकी बात हो रही है, जो इस तरह के एक रोग के मरीज हैं जिसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं और उनकी उम्र भी 82 साल से ज़्यादा है। उनके बारे में कई जगह से मानवाधिकार संगठनों ने और उनके परिवार ने और बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है। कोर्ट में एक उनकी भी पिटीशन है कि उनको तो सिर्फ अभी पहली मांग ये थी कि वो स्ट्रॉ से पानी पीने के लिए उनको स्ट्रॉ मुहैया कराया जाए। इसके लिए निया ने 3 हफ्ते का समय मांगा था जवाब देने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें थी, विसंगतियाँ आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखा था लोगों ने कि एक प्रसिद्ध पत्रकार, जो सत्ता की कहा जा सकता है कि जो वर्तमान सत्ता है उसके पक्ष में पत्रकारिता जैसी कोई चीज़ करते हुए नज़र आते हैं, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जल्दी सुनवाइयाँ हुई। हर बार जैसे ही वो पिटीशन डालते थे अगले दिन सुन लिया जाता था और हर मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहें कि सकारात्मक फैसले दिए, उस पर बड़ी आलोचना हो रही थी। तो कुल मिला के एक न्यायपालिका खुद में एक खबर बन गई थी। उसी दौरान ये एक आप कह सकते हैं कि एक दूसरे कोण की खबर आई, जिसमें वारवरा राव के साथ ऐसा लग रहा है कि न्याय ने मानवीय व्यवहार किया है, जिसकी उम्मीद की जा सकती है या की जाती है न्यायपालिका से। इस मसले पर ज़रा डिटेल में इस पूरी हमारी न्याय प्रणाली को समझने के लिए हमने बात की। हमारे कार्यक्रमों में कई बार आ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री जी से, और जो इसके पहले लॉ कमीशन में भी काम कर चुके हैं जब देवगौड़ा साहब की सरकार थी और गुजराल साहब की सरकार थी, और उन लोगों ने लॉ कमीशन में कुछ सुझाव उस ज़माने में दिए थे। तो उनसे, और वो खुद लॉ कर चुके हैं और इस चीज़ को काफ़ी जानते बूझते हैं, तो उनसे हमने आज इस पर विस्तारित बात की। सुनिए, आपको शायद इससे कुछ वो जानकारियाँ मिलें जो औसतन हम लोगों की अपनी कार्यक्रमों में या दूसरी चीज़ों में उपलब्ध नहीं होती। सुनिए सोमपाल शास्त्री जी को। वर्तमान में न्यायपालिका को लेकर जो शंकाएं प्रकट की जा रही हैं और जो अविश्वास की अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से गणमान्य व्यक्तियों ने की है, जिसमें न्यायपालिका से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम भी हैं जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के भी, उच्च न्यायालयों के भी, और बहुत सारे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन लोगों ने भी, वो प्राय टिप्पणी करते रहते हैं इसके ऊपर। दूसरा एक स्तर है जो आम आदमी का स्तर है। आम आदमी को भी, शीतल जी, न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है और वह ज्यादा गंभीर बात है, और उसके कई कारण हैं। एक कारण तो जो बहुत बड़ा है और जो प्राय स्वीकार किया जाता है सब जगह, संसद में भी, विधान सभाओं में भी, आम चर्चाओं में भी, और जितनी संगोष्ठियां होती है न्याय प्रणाली से संबंधित उनके ऊपर भी, प्रशासनिक सुधार से संबंधित हैं उनके ऊपर भी, और जो हमारे सत्ता का ढांचा है जिसमें न्यायपालिका एक बहुत ही मजबूत और अलग से और एक महत्वपूर्ण स्तंभ उसका माना जाता है, उन चर्चाओं में भी सब जगह एक बात आज से नहीं, बहुत पहले से आती रही है और वो सतत गहराती जा रही है, वो है न्याय में विलंब होना।
न्याय में विलंब होने के बारे में बहुत पहले से कहावत है, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली का जो निर्माण हुआ है वो प्रायः ब्रिटिश न्याय प्रणाली के ऊपर हुआ। हालांकि उससे हमारे उसमें अंतर भी बहुत है, क्योंकि हमारा जो लिखित संविधान और विधान है वो ब्रिटिश कानून से बहुत बड़ा है। और ब्रिटिश कानून की एक बहुत खास बात यह है कि वो परंपराओं को बनाए रखने के ऊपर बहुत जोर देते हैं, उनकी बड़ी प्रतिबद्धता रहती है। बहुत से कानून ऐसे हैं जो लिखित कानून नहीं है, परंतु पुराने न्यायालयों ने उस प्रकार के निर्णय दिए थे, तो उन्हीं को मानक मानकर उनका निर्वाह करने की बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। और कानून सबसे विस्तृत है हमारा, बहुत बड़ा लिखा हुआ कानून है। कहा जाता है कि विश्व में जहाँ तक संविधान के आलेख का सवाल है तो शायद सबसे लंबा संविधान हमारा ही है लिखित। उसके बावजूद उसकी अवहेलना होती है, उसमें संशोधन करने पड़ते हैं। तो जब समाज प्रगति करता है, आर्थिक व्यवस्था बदलती है, सामाजिक व्यवस्था बदलती है, बहुत सारी पुरानी जटिल व्यवस्थाएं जैसे जाति की है, दूसरी की है, धर्म की, उनके बारे में मान्यताएं बदलती हैं, तो वो प्रगतिशीलता कानून में भी परिलक्षित होनी चाहिए, इसलिए संशोधन होते हैं। परंतु संविधान में इतने जल्दी जल्दी संशोधन हो, और अब से 10 साल 5 साल पहले कोई एक निर्णय आया था किसी कानून या किसी संवैधानिक धारा के ऊपर, उसको एकदम आमूल परिवर्तित कर दिया जाए, तो आम आदमी बड़ा विचलित सा हो जाता है कि किसकी बात मानी जाए। और फिर ये विरोधाभास निर्णय जब आता है, खासतौर से उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में जब ये विरोधाभास परिलक्षित होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, जैसे अभी बहुत चर्चा में है कि एक पत्रकार को तो यह कहकर कि उन्हें स्वतंत्रता रहनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना जो है वो न्यायपालिका का मूल कर्तव्य है। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ का जो अर्णब गोस्वामी वाले केस में आया। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो पत्रकार हैं और उनको कई कई माह से जेल में रखा गया, उनको जमानत नहीं दी। तो दोनों को हम कैसे पढ़ें, उनकी बारीकियों में कौन जाए। परंतु आम आदमी के मन में तो शंका ये होती है कि ये कोई वस्तुपरक, कोई ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष बात नहीं है, जैसा मन आता है शायद न्यायालय भी वैसा कर देते हैं, और किस प्रकार के प्रभाव वहां काम करते हैं उसमें शंकाएं होती हैं। तो दो चीजें हैं ये, एक तो ये विरोधाभास और दूसरे विलंब होना। विलंब के विषय में आपने सुना हो, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर न्याय मिलने में देर होती है तो इसका मतलब है कि न्याय नहीं मिलता। बहुत से लोग आपने देखा है 20-20, 30-30, 40-40 साल जेल में सड़ते रहते हैं और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो वो जो 40 साल हैं या इवन एक भी साल हो अगर शीतल जी किसी के जीवन का, तो वो जो व्यर्थ गया वो कैसे काम हो। अब सवाल ये आता है कि इन सिम्टम्स की, इन लक्षणों की चर्चा तो सब करते हैं, परंतु उसके निदान क्या हो जी, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। विपक्ष भी आलोचना कर छोड़ देता है, और जो सत्ता पक्ष है वो अपने बात की पुष्टि करके ऐसा आरोप लगाता है कि आप लोग तो विपक्ष में, आपको तो आलोचना करनी ही करनी है। तो उसका निदान करने की बात कोई नहीं करता। जरा सा हस्तक्षेप करूं कि ये जो नई सरकार पिछले 6 सालों से देश में है, इसने आने के बाद ये जुडिशियल रिफॉर्म को लेके एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एक चर्चा हुई थी उस पर, लेकिन बाद में वो उसकी बड़ी आलोचना जुडिशियल कॉर्नर से भी आई और समाज से भी आई, और कुल मिला के वो चीज जहां थी वहीं है, उसमें कुछ हुआ नहीं। अभी तक कुछ नजर नहीं आया कि कुछ उसमें आगे हुआ, वो यथास्थिति बनी हुई है। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालते हुए अपनी बात कहें। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय प्रणाली में सुधार करना या प्रशासनिक सुधार करना ये कोई नई चर्चा नहीं है। खासतौर से स्वतंत्र भारत में 1967 या 68 में जब प्रशासनिक सुधार के ऊपर एक आयोग बैठा था, उसने बहुत सिफारिशें की थी, उसमें न्यायाधिकरण में सुधारों की बात भी कही गई थी। और मैं भी जो बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं संसद में रहा हूँ करीब 9.5 वर्ष, और संसद की विभिन्न समितियों में, विशेषकर जब मैं संसद की गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति का अध्यक्ष था, उस समय हमने एक रिपोर्ट लिखी थी, वो भारत सरकार को दी थी जी। उसमें केवल
न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं उनके ऊपर ही चर्चा थी और उसमें बहुत ठोस सुझाव हमने दिए थे कि उनको ठीक कैसे किया जाए। परंतु मैं किस वर्ष की बात होगी? जहाँ तक मुझे ख्याल है 1996-97 की बात है। जी, जब पहले देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जी, और बाद में गुजराल साहब बने, आपने ध्यान होगा आपको। जी, जी, तो या तो 96 में रिपोर्ट गई थी या 97 में, उसकी प्रति आपको कहीं मिल जाएगी। तो उसमें हमने ये टिप्पणियां की थी कि न्यायपालिका में जो निलंबन है और जो विलंबन है वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विभीषिका है और आम आदमी बड़ा घुटकर रह जाता है। तो एक तो महंगी है और फिर देर से न्याय मिलता है, फिर दूसरे तरह के जो प्रभाव आ जाते हैं, कुछ वैधानिक कुछ अवैधानिक। किसी ने बहुत बड़ा वकील किया, गरीब आदमी नहीं खड़ा हो सकेगा। जिस तरह से गरीब आदमी को अगर कोई सहायता भी दी जाती है, जैसे न्याय के संबंध में कुछ वैधानिक सहायता दी जाती है गरीब लोगों को, पर उसमें जो लगे हुए वकील हैं वो तो उस स्तर के नहीं होते ना कि आप हरीश साल्वे का या कपिल सिब्बल साहब का या चिदम्बरम जी का या मनु सिंघवी का, जिन लोगों की 21-21, 20-20, 30-30 लाख रुपया एक सुनवाई की फीस है। मेरे ऐप जैसा आदमी भगवान की दया से नहीं फंसा, अगर हम फंस जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं खुद से पूछता हूँ कि अगर हमारे ऊपर ये बात आ पड़े तो हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, दे पाएंगे इतनी फीस? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारी मुश्किल होगी। तो ये सब चीजें उलझी हुई है। जहां तक निलंबन का सवाल है, जो न्यायपालिका तारीखें दे दे के दे करती है, उसके बारे में हमने एक बहुत ठोस सुझाव ये दिया था कि तारीख देने का जो अधिकार है न्यायालय का, निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक रजत गुप्ता का नाम सुना होगा आपने, अमेरिका में, जिसने कुछ शेयरों में घोटाला किया था, अपनी कंपनी के इंटरनल ट्रेडिंग किया था। उसको 3 या 4 माह में अमेरिका के न्यायालय ने 30 वर्ष की सजा दी थी। मैं आपके सामने सवाल छोड़ता हूं, पूरी जनता के सामने, सरकार के सामने, विपक्ष के सामने, सब प्रबुद्ध वर्ग के सामने, कि भारत में एक आप मामला बताइए कि रजत गुप्ता के समकक्ष किसी ने इस तरह का आर्थिक अपराध किया हो और उस व्यक्ति को सजा हुई हो। चाहे उसमें चौकसी हो, चाहे उसमें माल्या हो, चाहे कोई और, बहुत सारे नाम आ रहे हैं उसमें, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, राजनेता भी रहे, व्यापारी भी रहे हैं। तो क्या है? एक बार मुझे तंजानिया जाने का मौका मिला था संसदीय शिष्टमंडल में, तो वहां मुझे रुचि रहती है, तो मैं वहां की न्यायपालिका का कुछ थोड़ा अध्ययन करने गया। तो न्यायपालिका, एक दिन हम न्यायालय में गए तो मैंने देखा कि जज के साथ 11 व्यक्तियों की जूरी वहां सेशन जज के स्तर के ऊपर है। 11 व्यक्तियों की जूरी, और वो फैसले बहुमत से होते हैं, अकेले जज का अधिकार नहीं है। तो एक जानी मानी बात है कि अगर किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को आप ज्यादा खुला कर देंगे, ज्यादा लोगों को उसमें सम्मिलित कर देंगे, तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं और हेरा फेरी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विस्तृत हो जाएगी न्याय की या किसी भी निर्णय की प्रक्रिया, चाहे वो प्रशासनिक हो या न्याय की हो या परिवार की हो। इस पर एक सवाल पूछ लूं कि इस प्रक्रिया को, ये जो जूरी वाला जो सिस्टम है, भारत में इस लागू करने में क्या दिक्कत है? हमारे अपने संविधान में, हमारी परंपरा में क्या है जो इसको रोकता है और बाकी जगहों पर? मैं आ रहा हूँ उसी बात पर। तो मैं पहले वो आपको वो कथा समाप्त करूं। हाँ प्लीज। तो जब हमने वहां देखा 21 दिन में मर्डर के केस का, एक हत्या के केस का फैसला करके सजा कर दी जजों ने, और जूरी जो थी वो सारा सुनते रहते थे, वो अपनी नोट्स लेते रहते थे, और जब निर्णय हुआ तो जजिस ने अंदर जाके कचहरी में बैठकर 4 घंटे आपस में चर्चा करके और एक सर्वसम्मत फैसला दिया। तो अब आप, ये खुली प्रक्रिया हो गई, तो जो चीज अंधेरे में होती है, जितनी निर्णय की प्रक्रिया को आप संकुचित कर देंगे कम व्यक्तियों में, तो उतना अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, प्रकाश कम होगा। जितनी उसको कर देंगे, प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, बात खुली हो जाएगी, लोगों के सामने आएगी, तो उसमें हेर फेर होने की गुंजाइश नहीं बचती। तो एक तो ये कि भारतीय न्याय प्रणाली में नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक जूरी की व्यवस्था होनी चाहिए,
और आप कह रहे हैं क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है, केवल एक मानसिक रुकावट है, एक नीयत की कमी है। मैं प्रायः कहता रहता हूं कि प्रशासन में, चाहे वो न्याय का हो या सिविल प्रशासन हो या किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें मैं योग्यता के ऊपर उतने नंबर नहीं देता। योग्यता तो मिल जाती, मेरे आप जैसे आदमी हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में लिखने वाले मिल जाएंगे। नीयत बहुत बड़ी चीज है। तो यदि सरकार की नीयत हो और इस प्रकार का करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्ष की ये हिम्मत हो कि उसका वो विरोध करे कि हम न्याय प्रक्रिया को ज्यादा खुला और ज्यादा सामूहिक बनाना चाहते हैं। तो कोई उसमें रुकावट नहीं है, केवल एक मानसिक अवरोध है, एक इंटेंशन की, एक नीयत की जरूरत है। वह बाजार में नहीं मिलती। योग्यता तो भाड़े पर मिल जाती, नीयत भाड़े पर नहीं मिलती। तो एक तो ये न्यायाधिकरण में जूरी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। उससे न्याय प्रक्रिया बहुत खुली हो जाएगी अपने आप में, और ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगी और ज्यादा सुदृढ़ भी हो जाएगी। एक दूसरी, जहां तक विलंब का सवाल है, तो तारीख देने के ऊपर जज की जो एक अनफेटर्ड डिस्क्रिशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एकदम निर्बाध उसका अधिकार है। वो कितनी तारीख दे दे, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां मान लीजिए कोई आपस में समझौता हुआ लिखित, दो कंपनियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, या मैंने मकान बुक कराया, तो जब वो कागज के ऊपर लिखा गया और वो कागज हमने दाखिल कर दिए, उसके बाद उसकी पुष्टि करने के लिए केवल एक पुष्टि, अगर हाँ कोई ये कहे कि साहब ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जाली कर लिए किसी ने, तब तो आप उनकी जांच कराइए। पर जब आपने डॉक्यूमेंट्री सबूत दे दिया, उसके बाद तारीख क्यों दी जाती? उसी दिन क्यों नहीं फैसला कर दिया जाता? कई कई साल क्यों लग जाते हैं इस पे? और यही खेल होता है। जो संपन्न लोग हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, वो क्या करते हैं कि उस न्याय को जानबूझकर लंबा कराते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा, फौजदारी के मामलों में तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां नीचे से गलत सजा हो जाती है, 30-30, 40 साल बाद अपील होकर, या कोई जमानत करने वाला गरीब आदमी की नहीं है, वो जेल में सड़ता रहता है। बाद में 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में पता लगता, साहब ये तो आदमी बेकसूर था। उसके जीवन के वो वर्ष कोई वापस ला सकता है क्या? उसी प्रकार से जो असली अपराधी हैं, वो तरह तरह के प्रभाव डालकर, जानबूझकर, जैसे अगर मुझे किसी का पैसा देना है तो मैं जाके कचहरी में, उन्होंने केस किया, तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं कि मैं तारीखें लगवाता रहूंगा। तो जितना पैसा है उससे ज्यादा तो वो जो 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 ऋण देने वाला है उसका नुकसान हो जाए। तो इस तरह से विलंबन जानबूझकर किया जाता है। तो ये प्रक्रियाएं निर्धारित होनी चाहिए कि ये जो अनफेटर्ड डिस्क्रिशन, जो ब्रिटिश शासन की एक लेगेसी है उस समय, क्योंकि ब्रिटिश शासक में और आम नागरिक में बहुत फर्क था, उसका वह अधिकार नहीं था जो आज लोकतंत्र में है। तो उसके अनुरूप ये दो परिवर्तन हमारी न्याय प्रणाली में अत्यावश्यक है। जितने जल्दी से जल्दी हो जाए उतना बेहतर रहेगा। कि एक तो जो इस तरह के सबूत हैं, जब वो आ गए तो उन पे तारीख नहीं दी जाएगी, और तारीख दी जाएगी तो उसके कारण बताए जाएंगे, और उन कारणों की समीक्षा करने के लिए भी एक न्यायाधिकरण होगा कि क्यों इतनी तारीखें दी गई। अनावश्यक तारीख देने के ऊपर रुकावट होनी चाहिए, और जूरी ये बन जाए तो न्याय प्रक्रिया त्वरित भी हो जाएगी और ज्यादा खुली भी हो जाएगी। तो ये दो सुझाव हमने उस समय दिए थे। जी जी। एक तीसरी बात और जी, कि भारत में जो कानूनों की संख्या है, वर्तमान में मुझे संख्या याद नहीं है, पर जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमने दी थी, और उसमें डॉक्टर प्रणब मुखर्जी सदस्य थे मेरे साथ, जो राष्ट्रपति बने बाद में, जी, और जेठमलानी जी सदस्य थे उसमें, और बहुत बड़े बड़े नाम थे। आप आश्चर्य करेंगे, उसको देखेंगे, 43 लोगों की सदस्य थी। बड़े नामी ग्रामी सांसद, सुलझे हुए राजनेता और विधिवेत्ता उसमें थे। उन सबकी वो यूनानिमस रिपोर्ट थी, सर्वसम्मत रिपोर्ट थी। आज तक उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या हुआ कुछ पता नहीं मुझे। अब देखिए, 97 से अब तक 23 वर्ष हो चुके हैं, कोई उस पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। एक तीसरी बात और, भारत में कानूनों की संख्या शायद विश्व के किसी भी देश से ज्यादा है। उस समय का मुझे याद है 3600 कुछ कानून तो केंद्र के बनाए हुए थे संसद में, और 3000 के करीब राज्यों के कानून थे, 6600 थे। उसके लिए भारत सरकार ने एक लॉ कमीशन, एक विधि आयोग बनाया हुआ है, वो अपनी सतत सिफारिश भी करता है।
मुझे याद है हमारी उस समिति की सिफारिश के ऊपर 4 कानूनों का एक कानून बना दिया गया था। मैंने उस डिबेट में हिस्सा भी लिया था। उसमें फॉरेन अवार्ड्स एनफोर्समेंट एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था और 2 और थे, उन 4 का मिलाकर एक। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो एक ही उद्देश्य को लेकर छोटी छोटी क्लॉज के कारण अलग कानून बना दिए। तो उन सबको अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो 4 का, 6 का, 10 का, बहुत से कानून शीतल जी ऐसे हैं जो अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुके हैं समय के साथ। बहुत सारे कानून ऐसे हैं और कानून के भी 3 स्तर हैं, ये शायद आपको अंदाज नहीं होगा। नहीं, हमें नहीं पता, हमारा ये तो एक तो जो ओवर आर्चिंग लॉ है जी, जिसको रूल ऑफ द नेशन कहते हैं, वो तो हमारा संविधान है जी। दूसरा स्तर है कानूनों का, जिसमें केंद्र सरकार यानी संसद द्वारा पारित कानून और राज्य सरकारों द्वारा पारित कानून माने जाते हैं, ये उसका दूसरा स्तर है। ठीक। तीसरा एक और स्तर है जी, जिसको आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं जी, और उसके 3 शीर्षक रहते हैं। एक रहता है रूल्स, एक होता है रेगुलेशंस जी, और तीसरा होता है गाइडलाइंस कि इनको कैसे लागू किया जाए। जी, तो ये जो कानून बनाए जाते हैं संसद या विधायिका के द्वारा, असेंबली के द्वारा, उनको लागू करने की जो प्रक्रिया है, जो विवरण है, वो इन 3 शीर्षकों में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन उसको बोला जाता है, सहायक विधान। तो उसके तहत होता है। मैं उस कमेटी का 5 वर्ष तक सदस्य रहा हूँ। मैं अध्यक्ष नहीं रहा। अध्यक्ष बहुत बड़े सांसद थे, पंडित चिरंजीव लाल जी थे, फिर मिस्टर हनुमंतप्पा थे मैसूर वाले, बहुत मशहूर और बड़े योग्य वकील वो। हनुमंतप्पा जी की अध्यक्षता में, पर मैं उसमें रुचि लेता था। हमने देखा कि जो मुख्य कानून है उसको लागू करने के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत बने और जो नियमन हुआ, रूल्स और रेगुलेशन, नियम और नियमावली, उनमें बहुत विरोधाभास है। जैसे हम पोर्ट ट्रस्ट एक कानून था, तो वहां एक लेबर का से संबंधित कानून था, हम उसकी समीक्षा करने गए तो हमने देखा कि वहां बाल मजदूर और 2 विवाह वाले नियम अभी भी लागू हैं, जबकि भारत में दोनों चीज समाप्त हो चुकी, उनका उन्मूलन हो चुका, पर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आज भी है। मेरा कहना यह है कि अगर संविधान की भावना के विरुद्ध कोई विधान बनाया जाता है किसी भी संसद या विधायिका के द्वारा, तो उसकी भावना में अंतर है, तो उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर देते हैं, असंवैधानिक घोषित कर देता है। हाईकोर्ट भी कर सकता है, उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। इसी प्रकार अगर कानून के तहत मार्ग बने हुए नियम, नियमावली और मार्गदर्शक सिद्धांतों में कई अंतर विरोध है, तो उसको भी तो ठीक करना चाहिए। कानून बदल जाता है, वो नहीं बदले जाते। हमने सैकड़ों ऐसे कानून है, बैंक में भी था और में भी था, जिनमें हमने परिवर्तन कराए। उनमें खैर वो कर देती है सरकार, वो क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट में आता है। परंतु मेरा ये कहना है कि एक तो कानूनों की संख्या घटाई जा सकती है, ठीक। उनके तहत बनने वाली जो नियमावली और मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। तो उससे तो बहुत सारी विसंगतियां हैं और उनकी जो व्याख्याएं गलत सलत हो जाती है, कोई कुछ व्याख्या कर देगा, कोई कुछ, तो उन विसंगतियों को दूर कर दिया जाए तो एक समेकित हो जाएगी कानून की भावना, संविधान से लेकर और जो नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वहां तक। तो कानूनों की संख्या कम करना, जूरी का बनाना, तारीखें देने का जो एक खुला अधिकार है, निर्बाध अधिकार मिला हुआ है न्यायालय को, उसके ऊपर अंकुश लगाना, और इन में ये समेकन करना, इनका इंटीग्रेशन करना, यूनिफाई करना, ये चीजें अगर कर दी जाएं तो काफी सुधार हो सकता है इसमें। ये 4 सुझाव हमने उसमें दिए थे जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये हम लोग तो इसको बाहर से देखने वाले लोगों में से हैं, हम उसके भीतर की नुआंसेस में नहीं है, हमें नहीं पता कि जैसा आप बता रहे हैं वो आपसे ही जानकारी उसकी मिलेगी। लेकिन जो बाहर से चीजें इस न्यायपालिका को, न्याय प्रणाली को, जो इन पर तरह तरह के जो सवाल आते हैं, उसमें से एक सवाल ये हमेशा है और बना हुआ है, और ये हमेशा उठ जाता है बीच बीच में, कि हमारी न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बहुत ही एक छोटे से समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो हजारों साल से विभिन्न कारणों से प्रभुत्व की स्थिति में है,
और इसमें बहुत सारे नाते रिश्तेदारी भी है, नेपोटिज्म भी है, ये सब आरोप है उसमें। और सामाजिक रूप से जो हमारा विभाजन है विभिन्न जातियों में, उसकी वजह से जो तमाम तरह के उसमें दोष हैं, जिनका लेजिस्लेशन में तो निराकरण एक हद तक हुआ है, काफी हद तक हुआ है, लेकिन नौकरशाही वगैरह में प्रोसेस में है। चूंकि आप लोगों की सरकार के ज़माने में मंडल कमीशन एक आया था, उसके बाद से बहुत कुछ फ़र्क आए हैं, बहुत तरह के फ़र्क हैं, नकार और सकार दोनों है उसमें। लेकिन न्यायपालिका अभी तक इससे अछूती है, और ख़ासकर उच्च स्तर की न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, और उसमें ये प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है उन तबकों का जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनकी समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, और जिनमें एक अनवरत जिसे कहा जाए कि उत्पीड़न उनका होता आ रहा है। इसके बारे में थोड़ी बहुत आप रोशनी डालें। मैं शीतल जी, ये आपने मंडल वाला मुद्दा उठाया। जरूर। हाँ, न्यायपालिका के विषय में मैं ये समझता हूँ जी। कि इस बात को, इस तत्व का समावेश करना जो है वो उचित नहीं रहेगा। मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें भिन्नता हो सकती है। लेकिन ये जो एक सवाल है, एक आरोप इसके अलावा है, वो ये है कि न्यायपालिका पर कुछ परिवारों का या मतलब एक सिंडिकेट टाइप का एक कब्जा है, और उन परिवारों के ही लोग सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं या उच्च न्यायालयों में उच्च पदों पर पहुंचते हैं, और उनकी तरक्की तुलनात्मक रूप में जल्दी होती है। ऐसे बहुत गिनाए जाते हैं, बहुत बार लिस्ट इस तरह की आती है बिना उसमें किसी को इंगित किए। ये एक बड़ी मतलब एक स्थिति है। तो इस स्थिति का निदान क्या है? अभी वर्तमान में इसका कोई निदान है हमारे पास? देखिए, मानवीय भावना का ये जो द्वैत है, ये जो डुअलिटी है, ये जो दोगलापन है, वैसे तो ये मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत के संदर्भ में जहाँ इतने स्तर हैं समाज के, जाति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, भौगोलिकता के कारण, भाषा के कारण, प्रांतीयता के कारण, तो वहाँ ये इस तरह के जो स्तर हैं, ये जो जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंटेशन कहते हैं चिंतन का, तो ये जड़ता चिंतन की सब जगह परिलक्षित होती है, और उसकी अभिव्यक्ति प्रशासन में भी होती है, व्यापार में भी होती है, राजनीति में भी होती है, और न्यायपालिका में भी होती है। परंतु कालांतर में मैंने देखा है कि न्यायपालिका का स्वरूप बदला है। जैसे आपने पहले देखा, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सबसे पहले केवल ब्राह्मण और कायस्थ न्यायपालिका में ज्यादा संख्या उन लोगों की रहती थी। अभी उसका स्वरूप सुधरा है, दूसरी जातियों के लोग भी आने लगे, नीची जाति के लोग भी आने लगे, क्योंकि शिक्षा की जो अवसर है वो सबको मिलना शुरू हुआ। तो उसमें दलित वर्ग के लोग भी आए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी आए, पिछड़े वर्ग के लोग भी आए, तो आने शुरू हुए हैं। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसको स्वाभाविक प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए, लागू करने की बात है। बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को यही समेटते हैं, और फिर भविष्य में आपसे इसी तरह के सामाजिक विषयों पर और सांस्थानिक विषयों पर बात होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।